नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुक जा। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में इच्छा मृत्यु की मांग को मंजूरी दी है। कोर्ट का यह फैसला हरीश राणा बनाम केंद्र सरकार के मामले में आया है। अदालत ने इसमें एनजीओ कॉमन कॉज वाले फैसले को आधार बताते हुए बीते 13 साल से अचेत अवस्था में जिंदा युवक हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दी है। भारत में इच्छा मृत्यु को अब तक प्रतिबंधित रखा गया था। दरअसल भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ की पूर्ण मान्यता देता है। ऐसे में मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार के बिल्कुल उलट है। भारत में संवैधानिक पेच की वजह से लंबे समय तक इच्छा मृत्यु पर बहस जारी रही। हालांकि पैसिव इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने सीमित परिस्थितियों में अनुमति दी है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीज के मामले में लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी जा सकती है। इसी फैसले में लिविंग विल को भी कानूनी मान्यता जो है वो दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की सरकार की गाइडलाइन बनाने की सलाह। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे विषय को समझते हैं। आखिरकार क्या है इच्छा मृत्यु? किसी व्यक्ति की इच्छा से मृत्यु डॉक्टर की मदद से दी जाती है। ये इच्छा मृत्यु जैसे कि इस पूरे केस में हुआ, जब डॉक्टर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो साझा की गई और उसके बाद इच्छा मृत्यु जो है उसकी इजाजत दी गई। इच्छा मृत्यु दो तरह से दी जाती है, जहां आपको बता दें कि एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में जहरीले इंजेक्शन देते हैं और पैसिव यूथेनेशिया में इलाज रोक दिया जाता है, जो कि इस केस में पैसिव दिया गया है। 2018 सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दी थी। अब क्या है ये पूरा मामला समझते हैं। जहां 20 अगस्त 2013 हरीश राणा चौथी मंजिल से नीचे गिरे। चौथी मंजिल से गिरने में उनके सिर पर चोट आई। हरीश राणा 2023 से कोमा में है। लंबे समय के बाद भी सेहत में कोई सुधार नहीं पाया गया। 2018 में पिता ने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। 2018 से 2023 सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मांग को ठुकराया और हालांकि इस सब के बाद अब जाकर 2026 में इस पूरे मामले में अब कोर्ट के द्वारा ये मंजूरी दी जा चुकी है कि इच्छा मृत्यु की जो मांग की जा रही थी उस मांग को पूरी की जाए। तो लंबे समय से इलाज के लिए इलाज चल रहा है, लेकिन सेहत में किसी तरह की कोई सुधार जो है वो नहीं देखने को मिला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तनु दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और बरखा त्रेहन, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बनी हुई है। प्राची, अधिकारी कार्यकर्ता भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। तनुज जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इच्छा मृत्यु को इजाजत मिली है, ये जानकारी हम सभी को। इस पर जरा तमाम चीजें एक्सप्लेन करिएगा कि क्या है ये इच्छा मृत्यु और यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट पर यहाँ पर देखिए समझा जा सकता है कि इच्छा मृत्यु जो है इसकी इजाजत मिल सकती है। तनुज जी आपके पास आएंगे, उससे पहले बरखा त्रेहन जी आप ही के पास आते हैं। इन पूरी स्थितियों को, इस पूरे मामले आप कैसे देख रही हैं? भगवान जो है वो सुप्रीम है हमारे देश में। मैं तो कहूंगी सभी पूरे विश्व में जो जन्म और मरण है वो भगवान के हाथ में है। तो क्या हम इसे मान लें कि ये डॉक्टरों की विफलता है अगर एक मरीज जा रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा? मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे जहां कोमा से मरीज बाहर आया है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि मरीज मर चुका है, लेकिन फिर भी वो मरीज जीवित था। तो अगर हम ये कहें कि हो सकता है कि अभी डॉक्टर हताश हो गए, क्योंकि फैमिली जब बोलती है ना कि पैसे खत्म हो गए हैं, हमने घर बेच दिया है, तो बड़ा प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है। तो मैं तो चाहूंगी कि ऐसी जगहों पे जब ऐसे पेशेंट सामने आए तो सामाजिक संस्थाएं, जो एनजीओस काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो सामने आए और ऐसे पेशेंट्स की जिम्मेवारी उठाएं। परिवार को इतना मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, तो इस बोध से, अपराध बोध से कि वो क्या हम इच्छा मृत्यु दे दें उसे, नहीं, ये गलत है। हम अपनी जो डिफिकल्टीज
उसको और इम्प्रोवाइज करना चाहिए और बेहतर बनाए, जिससे कि एक आशा की किरण जागे मरीजों के अंदर। मैं तो मरीज दीजिए, दूसरे लोग जो डिप्रेस हैं कल को वो भी आ जाएंगे, कहेंगे जी हमें तो एक इच्छा मृत्यु दे दीजिए क्योंकि हम बहुत डिप्रेस, हमारी वजह से पूरा डिप्रेस, तो क्या हम भी दे देंगे, तो इस दुरुपयोग ज्यादा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इच्छा मृत्यु जैसी कोई चीज ना होती है, ना है, ना आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होता है। जब तक जीवन है तो कुल मिलाकर तब बरखा जी तक आप ये कहना चाह रही हैं कि कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला सुनाया गया, इसमें और भी ज्यादा हमें इस पर विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि परिवार को कैसे सपोर्ट किया जाए, खासतौर पर फाइनेंशियली, जिसका जिक्र आप करती नजर आ रही है। वाकई ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता, डॉक्टर्स और कोशिश करते या फिर इलाज के लिए बेहतर और जगह भेजा जाता, तो हो सकता है बचाया जा सके। लेकिन ऐसे केसेस में बरखा जी ये भी होता है कि विल पावर होना, क्योंकि जो मरीज है उसके अंदर खुद ये इच्छा होनी चाहिए कि वो ठीक हो, वो उठे। विल पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या इसकी भी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है? काउंसलिंग की सकती है मरीज, और जब इन्हें इच्छा, जब ऊपर वाले हताश हो जाते, तो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हताश होते हैं। लेकिन क्या हम अपने मरीज को, अपने परिवार के अंग को ऐसे मरने के लिए छोड़ दें? और साइंस में कभी ये नहीं कहा जाता ये है, कभी हमें स्कोप होता है और बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी को लाया जाए देश में, बेहतर से बेहतर डॉक्टर हमारे देश में है, लेकिन उनको और काम करने के लिए छूट देनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ऐसे चीजों के ऊपर। इनके ऊपर इतना काम हो रहा है कि जिससे कि मिसाल तैयार हो कि अगर पूरे विश्व में भी अगर डॉक्टर जवाब दे दे तो हमारे देश में उनका इलाज हो सके, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत है और ऐसे आपको मरीज बहुत मिल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हॉस्टल में है और वो बता दे डॉक्टर की नहीं ठीक हो पाएंगे, लेकिन वो भी ठीक होते हैं। आशा की किरण तो देखिए सबको मिलजुल के जगानी होगी, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे समाज हो, उनको मनोबल बढ़ाना हमारा काम। बरखा जी हम समझ सकते हैं, यहाँ पर जरूर ये जो पॉइंट आप रखती नजर आ रहे हैं उससे साफ समझ आ रहा है कि कहीं ना कुछ कमी रही है, क्योंकि भारत वो देश है जहां पर अगर इलाज को लेकर के हम देखें तो हमारे पास आयुर्वेदिक भी है, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा किसी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट के द्वारा ये फैसला इतने लंबे समय बाद लिया गया है, तो जरूर हम समझ सकते हैं कि कोई ना कोई वजह होगी, या फिर क्योंकि डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बचाया ही नहीं जा सकता, जो भी कोशिशें वो कर रहे हैं सब नाकाम साबित हो रही है। ये विफलता है, मैं तो इसे विफलता का नाम दूंगी, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं, हो सकता है कि वो अगले 6 महीने में रिस्पॉन्ड कर जाता, तो ये विफलता है। और मैं नहीं चाहूंगी कि हमारे देश के डॉक्टर विफल, हमारे देश के कामयाब हैं, बहुत समझ बूझ रखते हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। जब पूरा विश्व वैक्सीन से लड़ रहा था कि वैक्सीन बनाई जाए, किस तरीके से कोविड के समय में हम कितने संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन हर एक डॉक्टरों ने वैक्सीन आई और इतने लोगों को जीवन दान दिया है, ये भी जानती है और हम भी जानते हैं। ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि जहां विश्व में इतने लोग मर रहे थे, हमारे देश के जो मरने वाले लोग थे वो बहुत कम थे और उन्हें बचाया गया। और इसमें मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका कि परिवार एकजुट है, तो हर मरीज को पॉजिटिव एनर्जीज देनी है, पॉजिटिव रखना है। और लेकिन जब फाइनेंशियली टूट जाता है परिवार, सिर्फ फाइनेंशियली जब टूट जाता है, एक ही बात होती है, घर बार बेच दिया, सोना चांदी बेच दिया, कुछ दिया, अब हम कहाँ खड़े हैं। तो ये चीजें मैं मेडिकल से भी इन्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसी कोई दस्तावेज कोर्ट में ना दिए जाए, क्योंकि आशा की किरण और हम डॉक्टरों को भगवान मानते हैं और आज भी मानते हैं, तो इस सिलसिले को जारी रखें। ठीक है बरखा ठीक है बरखा जी, आते हैं आपके पास। हमारे साथ अनुज जी भी बने हुए हैं, माफ कीजिएगा तनुज दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। तनुज जी, इस पूरे फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? उसके बाद बरखा जी का पॉइंट ऑफ व्यू भी साझा करेंगे आपसे। देखिए सीमा जी, देश के इतिहास में पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के फैसले को पारित किया है। निश्चित रूप से यह मामला बेहद ही संवेदनशील है और लिविंग विल की अब भारत में परमिशन
हम कहेंगे पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। निश्चित रूप से अनुच्छेद 21 में इस बात का उल्लेख है, हमें हमारा जीवन जीना है, कितना जीना है, जरूर इस चीज के लिए हमें वो मिलती है, लेकिन कानूनन रूप से बाध्यताओं के चलते इस तरीके से कभी भी पूर्व में दाखिल की हुई कई सारी पिटीशन मंजूर नहीं हुई। लेकिन कल सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से पिटीशन को सुनवाई करके फैसला दिया, इससे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला और आने वाले समय लिविंग विल को भी परमिशन मिलेगी। जी सीमा जी। लेकिन तनुज जी, यहाँ पर बरखा जी कहती नजर आ रही हैं कि ये जो फैसला सुनाया गया, ये कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देना है, इच्छा मृत्यु को बढ़ावा देना है, कानूनी तौर पर इसे यहाँ पर लीगल कर देना। कहीं ना कहीं ये लोग जो बहुत परेशान रहते हैं या फिर बहुत से आए दिन, अब हो सकता है इससे जुड़े हुए कई और मामले सामने आना शुरू हो जाए, तो क्या सबको इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल जाएगी? इस मामले को और भी गहनता से देखना चाहिए था। देखिए, इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेहद ही संवेदनशीलता से, गंभीरता से देखा है। ये मामले में विगत 13 साल से मरीज कोमा में था और वेंटिलेटर पे भी था। ऐसी स्थिति में कई सारे मुद्दों पर अगर नजर रखी जाए तो परिवार की असमर्थता, इलाज में कोई सुधार, इस तरीके की चीजों को जाहिर करता है कि देखिए, हर मामले में इच्छा मृत्यु की परमिशन मिलेगी, ये कहना बेहद गलत है। हर मामला अलग होता है, इस मामले के तथ्य अलग है, इस मामले की मेडिकल रिपोर्ट्स अलग है। लेकिन तनुज जी एक पॉइंट यहाँ पर यह भी उठाया जा रहा है कि अगर ये विषय रखा जा रहा है कि परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इस कदर नहीं थी कि वो बच्चे का इलाज करा सके, या फिर वो कंडीशन ठीक नहीं हो पा रहे थे, उनको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत हो रही थी, तो क्या सरकार से या फिर एनजीओ से उन्हें फाइनेंशियली मदद नहीं पहुंचानी चाहिए थी, रेदर देन कि आप इच्छा मृत्यु का फैसला सुनाए? ये भी पॉइंट सामने आ रहा है, इस पर सर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, अगर कोई उम्मीद होती जिसमें इलाज करने के बाद पुनः मरीज स्वस्थ हो सके, ऐसी कोई भी उम्मीद अगर दिखाई देती तो निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस दिशा में भी आदेश को पारित करता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आदेश आया है, ये दर्शाता है कि वहां कोई उम्मीद बची नहीं थी। आने वाले समय में केवल इलाज करना मात्र संभव नहीं था और उस इलाज से कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। मैंने आपसे वही कहा कि भविष्य में भी अगर इच्छा मृत्यु पर और कोई भी फैसले माननीय सर्वोच्च न्यायालय देता है तो वो केवल उसी आधार पर देगा कि क्या वो इच्छा मृत्यु योग्य फैसला बन सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि हर किसी की मांग को इस तरीके से पूरा नहीं किया जाएगा भविष्य में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेहद संवेदनशीलता से आदेश पारित किया, माननीय जस्टिस की आंखें भर आई ये फैसला लिखने में, और निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील मार्मिक मामला है। और देश के इतिहास में मैं फिर एक बार कहूंगा, लिविंग विल को लेकर के एक बेहद महत्वपूर्ण और पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आया है। मुझे लगता है कि भविष्य में भी अगर कभी कोई इस तरीके के मामले को देखने को मिलेगा तो उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे वो उस समय पर ही तय किए जाएंगे। जी चलिए ठीक है बरखा जी, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद आपसे ही प्रतिक्रिया हम लेते नजर आएंगे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से बने हुए हैं, और साथ ही साथ बरखा त्रेहन, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बनी हुई है। बरखा जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस विषय पर क्या रहने वाला है? क्योंकि तनुज जी जिस तरीके से बताते नजर आ रहे हैं कि कोर्ट ने ये फैसला क्यों और कैसे लिया है, किन किन पॉइंट्स को देख करके लिया है, जरा आप अपना पॉइंट बताएं। देखिए, सिर्फ इसलिए कि मशीनें ये नहीं तय कर पाती कि दिमाग में क्या चल रहा है, मान ले कि व्यक्ति जीना नहीं चाहता। चेतना आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। ये मैंने कल भी अपने एक डिबेट में इस बात को रखा था कि इलाज महंगा हो सकता है, लेकिन इंसान की जान सस्ती नहीं होनी चाहिए। ये अमानवीय है जो कोर्ट ने कहा है कि उसे सारा सपोर्ट हटा दिया जाए, वेंटिलेटर हटा दिया जाए। ये अमानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालतें मौत का तरीका तय करने लग गई तो हम देने तो किसी का हाथ में है। हमें मरीज की पीड़ा को मारना है। मतलब जो मैं शबीर कह रही थी कि जो पीड़ा से कम करिए ना, बहुत बढ़िया डर है। आपने कैसे माना कि यही अंत है? आप और टाइम जियो और मैं क्यों नहीं आप
कहते हैं को हम गोद ले लिया, गाँव को हमने गोद ले लिया, मरीजों को क्यों नहीं गोद ले लिया? वो डॉक्टर कहाँ है? जो मल्टी मिलियन डॉक्टर्स हैं वो कहाँ हैं? वो संस्थाएं कहाँ हैं? वो सरकारें कहाँ हैं? वो लोग पॉलिटिशियंस का जो ले रहे हैं वो गोद ले, वो मरीजों को क्यों नहीं गोद ले? ये क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार तो बहुत युवक है। मैं तो कही हूँ कि अगर युवक ना भी होता, कोई बड़ा भी होता, तो भी उसके ऊपर आप मौत की ओर कैसे धकेल सकते हैं? बहुत हमें इसको की पीड़ा है उसको मारना है, पीड़ा सहने वाले इंसान को नहीं मार देना, ये बड़ा पॉइंट है। हाँ। मशीन जो है का स्विच बंद कर आपने, जो कि कोर्ट ने कहा है, वो तो आसान है, स्विच बंद कर दीजिए, बहुत आसान है, लेकिन तो जला क्यों? बरखा जी, बिल्कुल बिल्कुल हम भावनाओं को समझ पा रहे हैं यहाँ पर। बरखा जी आएंगे आपके पास, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इसी विषय से जुड़ी हुई। हरीश राणा के परिवार को आर्थिक मदद, यूपी सरकार ने बढ़ाया अपना मदद का हाथ। सीएम योगी ने दिए हैं आर्थिक मदद के निर्देश। परिवार को 2.5 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई है। परिवार से मिलने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हरीश राणा को आर्थिक मदद दी जा रही है। यूपी सरकार ने देखिए मदद का हाथ जो है बढ़ाया है, 2.5 लाख की राशि दी गई है, और आगे भी भविष्य में यहाँ पर मदद की बात जो है वो कही गई है। बरखा जी देखिए, जिस विषय पर हम बात लगातार करते नजर आ रहे थे वो विषय अब सामने आया है। परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बरखा जी आवाज मिल पा रही है? मेरे को आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही जी है? जी जी बिल्कुल आ रही है मैम। हेलो जी जी कहिए। मैं ये कह रही हूँ, देखिए मीडिया के अंदर कितनी पावर है। मैं तो कहती हूँ मीडिया जो है चौथा स्तंभ है और बहुत पावर है। आप लोगों ने इस केस को, कल से इस केस उठाया, मैं तो लगातार कह रही थी कि सबको सामने आना चाहिए। अब ये तो मैं कहूंगी कि योगी जी जो है वो बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं। योगी जी जैसा एक नेता इस देश में है, इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी इतना मेंटेन है यूपी में भी। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, मैं खुद प्रयागराज से हूँ, यूपी से हूँ, मैं देखती हूँ बदलाव। अब ये देखिए, किसी और ने सुनी हो ना सुनी हो मेरी बात, योगी जी तक तो पहुंच गई। कल ही मैंने कहा है कि आना चाहिए, और आज सुबह आप बता रही, मुझे तो अभी पता भी नहीं था, आपके माध्यम से मुझे पता चला। आप लोगों ने भी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया, आपको साधुवाद। ऐसे डिस्कशंस होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और इससे पता चलता है कि इस देश में अभी मानवता जिंदा है, अभी भी हम इन चीजों को समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ये सबके दिल के करीब है, और हमें ऐसी बातों पे जब डिस्कशन करते हैं तभी निष्कर्ष निकलता है। एक रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, और रिजल्ट आपके सामने है कि 2.5 लाख रुपए की राशि आई है। अब इनको इसी को देख करके और लोग सामने आएंगे, हो सकता है ये लड़का बच जाए। मेरे पास तो बहुत उम्मीद की किरणें हैं, और मैं चाहूंगी कि और इनको और रेफर किया जाए, दूसरे डॉक्टर्स को भी रेफर किया जाए, जिससे कि सब लोग मिलजुल करके इस लड़के को बचा सके। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मुद्दे बातचीत करने। ठीक, तनुज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तनुज जी, अब सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर आर्थिक तौर पर मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया गया है, और बरखा जी उम्मीद जताती जरूर नजर आ रही हैं कि हो सकता है अभी भी बचाया जा सके। देखिए सीमा जी, निश्चित रूप से आर्थिक मदद मिल सकती है। सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, सरकार, कई तरीके के लोग आगे आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ी उम्मीद है। जिस तरीके से हम आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक शब्द लिखा जा रहा है, जिंदा लाश। देखिए, कहने में बड़ा विचित्र हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो जिंदा लाश शब्द है, जहां कोई उम्मीद नहीं है मेडिकल ग्राउंड्स पे, आप उन्हें उन ग्राउंड्स के ऊपर इच्छा मृत्यु की मांग की गई। विगत 13 सालों से कोमा में पेशेंट है, उसी स्थिति में है, कोई सुधार नहीं है। ठीक है तनुज जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप उस जगह से हटा करके अगर मरीज को कहीं और इलाज के लिए भेज सकते थे, कहीं और बेहतर जगह अगर हम भेज सकते थे, क्या ये नहीं हो सकता था? फिर आएंगे बरखा जी आपके पास इस जवाब के बाद। देखिए सीमा जी, आज अगर आर्थिक रूप से कोई कमजोरी है आर्थिक आज, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत से ही कोई इलाज ढंग का नहीं किया गया होगा। शुरुआत में सब प्रयास किए गए होंगे। जब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तब कोई भी माता पिता परिजन किसी भी मरीज का इलाज में कोई कमी नहीं रखते हैं, और मुझे लगता है कि वैसा हुआ होगा।
लेकिन उसके बावजूद नहीं, भी बात अगर माता स्थिति पिता सामान्य परिजन नहीं की हो नहीं है पाई तनुज जी, और बात यहाँ अगर पर उन्हें है कि मानव- सरकार और प्रशासनिक अच्छा, तौर पर अगर मदद देके क्या और बेहतर इलाज हम इन्हें नहीं पहुंचा सकते थे और बेहतर उपचार नहीं हो सकता था? Exactly. माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। अब अपने बच्चे के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, लेकिन क्या सरकार और प्रशासनिक तौर पर क्या कोर्ट को एक और कोशिश करनी चाहिए थी? क्या लगता है आपको यहाँ पे? तो सीमा जी, ये प्रयास शुरुआती समय मतलब आज 13 साल एक बहुत लंबा एक डिकेड के ऊपर निकल चुका है, बहुत लंबा ठीक। समय बीत चुका है। मैं ठीक कह रहा हूँ ये मदद शायद शुरुआती समय में मांग की जाती, शायद उस हाँ। समय ज्यादा प्रभावी पर होती। पिता लेकिन के अभी द्वारा 13 तो साल कोर्ट का में एक लंबा फाइनेंशियल समय कंडीशन की बात और रखी गई थी ना तनुज जी, तो वो मांग ही समझना चाहिए था। बरखा जी, लेकिन एक आशा फाइनल की कमेंट किरण सर, अभी वक्त की थोड़ी सी कमी है। बरखा जी, एक फाइनल कमेंट। आशा की किरण अभी भी बाकी है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ योगी जी का, जिन्होंने आर्थिक मदद दी है। हो सकता है जल्द मरीज अंदर सुधार आए। और जो आपने बोला ना जीती जागती लाश, मैं हर रोज ये डायलॉग सुनती हूँ। हर रोज मेरा ऐसे लोगों से डिप्रेस लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं तो जिंदा लाश हूं, तो सबको मार डाले, बोलिए सबको दे दें इच्छा मृत्यु। ये जो फ्रेज है ना, ये बहुत कॉमन हो गया। चलिए। जरा सी बीमारी आई, ठीक है, जरा बीमारी नहीं तो कहते मैं तो जिंदा लाश। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली।